हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चांदनी आई सेंटर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर बैक्टीरियल डिजीज से। इसमें पहला आपका इंडेक्स है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस सदाबहार टॉपिक है, ये न्यूज़ में क्या है वो जानेंगे। इसकी स्टार्टिंग पोर्शन क्या है। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है 400 मिलियन का। ये इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इसमें क्या है, टुवर्ड द प्रोग्राम टुवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। WHO ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलीज़ किया एनुअल ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट फॉर 2019। रिपोर्ट के बारे में कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, तो आपको यूपीएससी का ये याद रखना चाहिए कि रिपोर्ट कौन रिलीज़ कर रहा है। फिर आते हैं कि इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या खास है, क्योंकि किसी भी एग्रीमेंट का हमें उसके अंदर क्या कंटेंट है वो जानना होगा। तो हम चलते हैं कि इसमें क्या है। एग्रीमेंट में पहला ये बता रहे हैं कि ये 9 कवर को कवर करता है, 9 स्टेट को कवर करता है। तो आप स्टेट पे हमेशा ध्यान दीजिए कि कभी इसमें यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये पूछे जाएगा कि क्या ये पूरे स्टेट को कवर करता है इस एग्रीमेंट के अंदर। नहीं, ये पूरे स्टेट को कवर नहीं करता, ये 9 स्टेट को कवर करता है। सपोर्ट द गवर्नमेंट्स नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान टू इन टीबी इन इंडिया बाई 2025 तक इंडिया में जो टीबी है वो ख़त्म करने के प्लान है इसके। इसमें क्या क्या है वो और जानेंगे हम। ये प्रोवाइड करता है फिनेंशियल इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर प्लेयर। प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को फाइनेंशियल इंसेंटिव देता है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के भी प्रोविज़न है, पेशेंट को दिया जाएगा फॉर क्रिटिकल न्यूट्रिशन नीडेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान। ये स्ट्रेंथन करता है डिटेक्शन को, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस को। इट विल ट्रैक प्रोग्रेस इन द डिटेक्शन ऑफ एडिशनल ड्रग रेसिस्टेंस। इसमें गवर्नमेंट की प्रोग्राम है जो मॉनिटरिंग करता है और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें उसको स्ट्रेंथन करता है। गवर्नमेंट का प्रोग्राम निक्षय है। निक्षय ये हमेशा कभी पूछे जाने की संभावना है कि निक्षय क्या प्रोग्राम है, गवर्नमेंट का कौन सा ये प्रोग्राम है। ये टीबी से रिलेटेड प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। द गवर्नमेंट वेब बेस्ड टीबी केस इन मॉनिटरिंग सिस्टम। अब चलते आगे, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो थ्रू एयर काउज बाय द बैक्टीरिया माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू ये काउज होता है। आप जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस एक सदाबहार टॉपिक है जिसे हिंदू ने और बहुत सारे पेपर ने कवर किया है और गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम नेशन को एड्रेस किया है टीबी को लेकर। तो आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे। चलिए अब चलते हैं कि अब इसमें क्या है। माइसोबैक्टीरिया में क्या कहता है, अफेक्ट करता है लंग्स को, जिसको हम कहते हैं लंग्स को जब अफेक्ट करे तो वो पल्मोनरी टीबी होता है। और सम टाइम ये अफेक्ट करता है अदर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को। और यदि दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करे तो हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। अब टीबी में क्या है, इंडियाज़ टीबी बर्डन इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड फॉलोड बाय द इंडोनेशिया एंड चाइना। इंडिया का जो टीबी बर्डन का है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंडोनेशिया का है और चाइना का है। यहाँ बताने में ये बता रही हूँ मैं कि इंडिया का जो बर्डन है वो शेयर है इंडिया का 27%, वो जो बहुत ज़्यादा है। चाइना का 9% है, मतलब चाइना की 2 गुना भी कर दे तो 18% से भी ज़्यादा है इंडिया का बर्डन 27%। तो दोनों के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। कभी स्टेटमेंट में भी यूपीएससी पूछता है हाफ, मोर देन, ये तो आप ध्यान रखें कि इंडिया का बर्डन डबल द चाइनाज बर्डन का है। उसके बाद इंडोनेशिया का आपका 18% है। अब इसमें है 1/3 जो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है वो डायग्नोस है लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी क्या होता है, विदाउट एविडेंस ऑफ क्रिटिकली मैनिफेस्टेड एक्टिव टीबी, जिसमें एविडेंस आपकी एक्टिव टीबी है या नहीं, उसके विदाउट मतलब एविडेंस में हम वो लेटेंट टीबी कहलाता है। मतलब वो टीबी बैक्टीरिया से, मतलब कोई एक इंसान है जो टीबी उसका हो गया विदाउट उसके नॉलेज की कि उसके बगल में कोई एक्टिव टीबी पेशेंट था और वो उससे हो गया, तो उसे लेटेंट टीबी कहते हैं। टीबी के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे टीबी में आप कौन से फॉर्म में, किस टीबी से आप मतलब अफेक्ट है तो वो आपको जानना चाहिए। टीबी के 3 तरह के फॉर्म होते हैं। जैसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में आते हैं आपके मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, जिसको MDR कहते हैं। एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी, जिसको XDR टीबी कहते हैं। और अब के लास्ट है टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी में आपको ये जानना होगा, ये टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है जो रेसिस्टेंट टू ऑल ड्रग्स है।
जो टोटली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है वो रेसिस्टेंट करता है ऑल को। मतलब ये ड्रग रेसिस्टेंट क्या है वो समझ ले पहले कि जब टीबी किसी को होता है तो वो कौन सी दवाइयों से रेसिस्ट करता है। तो दवाइयों के ड्रग के रेसिस्टेंस है तो उसी के आधार पर ड्रग रेसिस्टेंट बांटा जाता है। तो उसमें पहले आपको हमने बताया कब कि टीबी रेसिस्टेंट में पहला आपका है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। इसमें क्या ये टीबी डज नॉट ये रिस्पॉन्ड नहीं करता टू एटलीस्ट आयनाइज्ड एंड रिफैम्पिसिन टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल लाइन ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स का एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये रेसिस्टेंट टू एटलीस्ट 4 ऑफ द कोर एंटी टीबी ड्रग्स। टोटली ड्रग रेसिस्टेंट ये टीबी है विच इज रेसिस्टेंट टू ऑल फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ड्रग टीबी। अब रिलेटेड न्यूज़ इसमें क्या क्या रिलेटेड इससे न्यूज़ है, इसमें वो WHO ने जो पहले ही बताया कि WHO ने एक एनुअल रिलीज में पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2019। इसमें मेजर रिपोर्ट्स में क्या क्या फाइंडिंग है हम जानेंगे इसके अंदर क्या क्या है। इसमें क्या है वर्ल्ड जो बता रहे इसमें पहला ही बता रहे कि जो 2020 का जो माइलस्टोन था टीबी को एंड करने की स्ट्रैटेजी उसमें हम लोग ट्रैक पे नहीं है, वी आर नॉट ऑन द ट्रैक। दूसरा इसमें है कि टीबी में जो हमने 2020 जो माइलस्टोन था कि 35% हम डिक्रीज़ कर देंगे वो भी हमने अचीव नहीं किया। अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो केसेस हो रहे हैं तो उसमें हम लोग अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 66% ऑफ दैट बर्डन केम फ्रॉम 8 कंट्रीज़। 8 कंट्रीज से 66% बर्डन है। मतलब आप इसमें फर्स्ट ही जब इंडिया के 27% है, चाइना के 9% है और इंडोनेशिया के 8% है। तो इसमें 66% सिर्फ 8 कंट्री के अंदर ही है। तो इसका मतलब कि यदि हम इंडिया या चाइना इंडोनेशिया से हम ख़त्म कर दें तो इसके बहुत सारे परसेंटेज हम कम कर सकते हैं। इसमें 5 की फैक्टर है जो एट्रीब्यूटेबल टू न्यू केसेस ऑफ टीबी है। वो क्या है, अंडर न्यूरिशमेंट है, स्मोकिंग है स्पेशली मेन में, अल्कोहल एब्यूज़, HIV इन्फेक्शन एंड डायबिटीज़। अब हम चलते हैं ये जाने कि ग्लोबल एफर्ट फॉर टीबी में ग्लोबल एफर्ट क्या क्या हो रहे हैं। तो मैस्को डिक्लेरेशन हुआ है फॉर टू एंड टीबी। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि मैस्को डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो आपको ये जानना चाहिए कि रिलेटेड है टीबी से, टू एंड टीबी। इट इज़ आउटकम ऑफ फर्स्ट ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंडिंग टीबी इन 2017 में एक ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के आउटकम में साइन हुआ था मॉस्को डिक्लेरेशन जिसमें टीबी को एंड करना था। WHO ने एंड टीबी स्ट्रैटेजी बनाई है। इनका विज़न है अ वर्ल्ड फ्री ऑफ टीबी विद 0 डेथ, जिसमें डेथ आपकी 0 एंड सफरिंग ड्यू टू टीबी। डेथ और सफरिंग वो आपको बहुत 0 करना चाहते हैं, इसकी विज़न है। इसमें 3 लेवल का हाई लेवल है जिसमें इंडिकेटर्स है, टारगेट है फॉर 2035 के लिए ये टारगेट भी और इंडिकेटर्स भी अचीव करने के लिए इसमें है प्रोविज़न। इसमें क्या है 95% रिडक्शन इन नंबर ऑफ टीवीज डेथ कंपेयर विद 2015। इसमें आप याद रखिएगा बेस ईयर 2015 है, 2015 के कंपेयर से 95% रिडक्शन करना है टीबी में और 90% रिडक्शन करना है टीबी इंसिडेंट रेट में कंपेयर विद 2015। जीरो द लेवल ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट फॉर टीबी अफेक्टेड फैमिलीज। आपने देखा होगा कि यदि किसी को टीबी हो जाता है फैमिली में तो उसकी कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है, आपके आउट ऑफ पॉकेट्स मनी में एक्सपेंडिचर हो जाता है। इसमें क्या करते हैं कि आपके और भी उससे जो टीबी है तो और भी दूसरे डिजीज़ उस पेशेंट को होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो इसमें जो कॉस्ट है कैटेस्ट्रॉफिक कॉस्ट उसको कम करने की बात की गई है। अब इसके रिलेटेड न्यूज़ हम जानेंगे। इसमें है कि ट्रू नेट, ये वर्ड आप याद कीजिएगा कि ट्रू नेट क्या है। ट्रू नेट क्या है, ये इसमें WHO हैज़ इंडोर्स ट्रू नेट विच इज़ अ मॉलिकुलर टेस्ट। ये एक न्यू मॉलिकुलर टेस्ट है जो टीबी को डायग्नोज करने के लिए WHO ने इंडोर्स किया है। ये 1 आवर में आपको डायग्नोज भी कर देगा, साथ ही साथ आपको ये बता देगा किस ड्रग से ये रेसिस्टेंट है, मतलब आपको टीबी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी फाइंड आउट करने में भी आपको हेल्प करेगा। ये डेवलप किया गया है इंडियन मॉल बायो डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडियन फर्म है मॉलिकुलर, उसने ये कार्य किया है। फिर आते हैं इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू एलिमिनेट टीबी। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है टू एलिमिनेट टीबी। देखिए यहाँ पर टॉपिक में जिस तरह यहाँ दिया हुआ है सब चीज़ अलग करके कि गवर्नमेंट का एफर्ट क्या है, ग्लोबल एफर्ट क्या है, टीबी क्या है, तो ये आपको अलग अलग हम करके बता रहे जिस तरह इसमें विज़न में दिया हुआ है। आप इसको आराम से समझेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएंगे।
गवर्नमेंट इंटरवेंशन में क्या है, अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वैक्सीनेशन जो दिया जा रहा है, तो उसमें क्या है, टूबल लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, उसमें एक टूबल जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें टीबी को भी इंक्लूड किया गया है। गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ये पहला इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है उसमें है। फिर इसमें क्या है, टूबल जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है उसके अंदर वो वूपिंग कफ है, टेटनस है, पॉलीमेलाइटिस है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, डायरिया है, जापानीज इंसेप्टिस है, रूबेला, रोटा वायरस, निमोनिया को ऐड किया गया है 2017 में, लेटेस्ट में ऐड किया गया है। अंडर मिशन गवर्नमेंट की एक स्कीम है अंडर मिशन इंद्रधनुष, इसमें भी इम्यूनाइजेशन है 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। इसमें 7 वैक्सीन जो दिया जा रहा है प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अगेंस्ट में, उसमें भी आपके ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड है। इसमें डिप्थेरिया, पर्टिसिस, टेटनस, चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड मीजल्स है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट की चल रही है, उसको रिवाइज किया गया है। ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है नेशनल मिशन हेल्थ का, नेशनल हेल्थ मिशन का, उसका ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसने अचीव किया है ग्लोबल बेंचमार्क ऑफ केसेस डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट सक्सेस है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में जो है वो अचीव किया है 2015 का, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग द इंसिडेंस ऑफ टीबी। टीबी को ख़त्म करने की इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसके अंदर भी था ये। तो इसमें टीबी नेक्स्ट है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। ये कैंपेन आपने सुना था, टीबी हारेगा जीतेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद ने ये मतलब एड्रेस को नेशन को जब एड्रेस किया था तो ये स्लोगन बताया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप मिनिस्ट्री को ध्यान रखें कि किस मिनिस्ट्री ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। campaign to improve and expand the research of TB care services across the country by 2022 तक, मतलब 2022 तक ये TB केयर सर्विसेज पहुंचाना है और इम्प्रूव करना है रीच। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि TB के जो पेशेंट है उसकी रीच हम पहुंच नहीं पाते, हमारे पास डेटा की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको एक्सपेंड जो रीच है पहुँचने का उसको एक्सपेंड करना है। कैंपेन का 3 पिलर्स है, पहला है क्लिनिकल अप्रोच, दूसरा पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट एंड एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, वो 21st सेंचुरी में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू ही हम अपनी सर्विस ईजिली पहुंचा सकते हैं। अदर एलिमेंट्स कैंपेन का क्या है, इसमें प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट होंगे और ये पेशेंट सपोर्ट भी होगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स। जो बहुत ही किसी भी प्रोग्राम के लिए ये सब आप जानिए कि पब्लिक सेक्टर इंगेजमेंट, प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट, पेशेंट सपोर्ट, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स। सभी लेवल पर आपकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट चाहिए सभी लेवल पर। तो ये सब जो इसमें दिया है, तो ये आप ये जानिए कि किसी भी प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो, इस तरह की स्टेटमेंट दिया हो तो ये स्टेटमेंट बहुत 90% चांसेस है कि ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि इसमें कुछ गलत करने का नहीं है। हमें जब तक प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट नहीं होगा तो हमारे हेल्थ सेक्टर उतनी सुधर नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पेशेंट का आपको सपोर्ट ही चाहिए, किसी भी हेल्थ सेक्टर से आप रिलेटेड देख लें कि तो आपको पेशेंट का सपोर्ट भी चाहिए होगा। और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट, किसी भी सेक्टर में आपको पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट आपको चाहिए। यदि ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाए, अब बताया जाए कि ये स्टेटमेंट सही है गलत, तो हमेशा किसी भी में हो तो आप ये गेस कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही होगा। इसमें फिर है गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट ऑल पेशेंट एट प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ रिसीव फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हाई क्वालिटी टीबी केयर। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की भी इसमें प्रोविजन और हाई क्वालिटी टीबी केयर आपको मिल सके। गवर्नमेंट ये स्ट्रेंथन कर रही है इस स्कीम को। नेशनल फिर चलते हैं, दूसरा टॉपिक आपका है नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान टू एंड टीबी इन इंडिया बाय 2025। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी बनाया गया है टीबी को लेकर, जो 2025 तक उसको ख़त्म करने की प्रोग्राम रखता है। इसमें फ्रेमवर्क में है कि कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ टीबी इन इंडिया बाय 2025। ये फ्रेमवर्क आपको 2017 में रिलीज़ किया गया था, जो रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है उसमें है। इसमें क्या क्या है, इस प्रोवाइड्स गोल एंड स्ट्रैटेजी। ये गोल और स्ट्रैटेजी बताता है कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स टू द डिजीज ड्यूरिंग द पीरियड 2017 से लेकर 2025 तक। इसमें एम है डायरेक्ट अटेंशन टू ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन टू एलिमिनेट टीबी। टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर है उसको एक साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन उनके हैं, तो उनके इंटरवेंशन को एक साथ लाने का प्रोग्राम करता है।
It target to eliminate TB 5 years ahead of the global end TB target under the Sustainable Development Goal to attain the vision of TB free India। हमारा एक विज़न है कि टीबी फ्री इंडिया होना चाहिए, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है कि 2030 तक हमारा टीबी ख़त्म हो जाए। तो इंडिया ने ये पहले ही प्रोग्राम बनाया कि हम 5 साल पहले ये एलिमिनेट कर देंगे, मतलब 2025 तक हम टीबी एलिमिनेट कर देंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट है 2030 तक इसे एलिमिनेट करने के लिए। फिर इसमें क्या है, TB elimination has been integrated into 4 strategic pillars। TB elimination जो है वो इंटीग्रेट किया 4 strategic पिलर है। पहला इसमें स्ट्रैटेजिक बोले डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट एंड बिल्ड, जिसको DTPB कहते हैं। पहला D से आपका है डिटेक्ट, T से ट्रीट, P से प्रिवेंट, B से बिल्ड। इसमें डिटेक्ट, ट्रीट, प्रिवेंट और बिल्ड का इसमें पिलर है। इसमें सब मतलब टीबी को हम किस तरह ख़त्म करेंगे उसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, जिसके इसमें पहला है डिटेक्ट में। इसमें क्या करेगा, सेंसिटिव ड्रग टीबी को ये फाइंड करेगा। उसके बाद ड्रग रेसिस्टेंट टीबी विथ एम्फेसिस ऑन डिटेक्टिंग टीबी पेशेंट सीकिंग केयर फ्रॉम द प्राइवेट प्रोवाइडर्स एंड अनडायग्नोस्ड टीबी इन हाई रिस्क पॉपुलेशन। मतलब पेशेंट को ये डिटेक्ट करने के लिए, और ड्रग रेसिस्टेंट कौन से सेंसिटिव ड्रग रेसिस्टेंट को उसको वो डिटेक्ट करेगा। ट्रीट में आप समझते हैं कि हम किसी पेशेंट को हम ट्रीट कैसे करेंगे। इसमें है इनिशिएट एंड सस्टेन ऑल पेशेंट एंड अप्रोच एंटी टीबी ट्रीटमेंट वेर एवर दे सीक केयर विथ पेशेंट फ्रेंडली सिस्टम्स एंड सोशल सपोर्ट। प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ टीबी इन ससेप्टिबल पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पर चांसेस है टीबी की इमरजेंस पे ज़्यादा, मतलब जो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, जहाँ पर सैनिटरी बहुत ही अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर होने की चांसेस टीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी इमरजेंस को प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अब बिल्ड एंड सस्टेन इनेबलिंग पॉलिसीज, empowered इंस्टीट्यूशन, एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इनहेंस कैपेसिटीज एंड प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बात की गई। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपकी ग्लोबल फंड फॉर एड एंड टीबी एंड मलेरिया, मतलब ग्लोबल फंड बनाया गया है फॉर एड्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए एंड मलेरिया के। इंडिया हैज़ अनाउंस अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 22 मिलियन टू द ग्लोबल फंड्स फॉर एड्स, टीबी, मलेरिया, जिसको GFTAM कहते हैं, फॉर द 6th रिप्लेसमेंट साइकिल 2022 के लिए। आप यहाँ पे रिप्लेसमेंट साइकिल को समझेंगे कि ये साइकिल होती है, जैसे आपने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया तो हर एक इंस्टॉलमेंट में आप जो देते हैं, तो इसमें जो आपके 6th इंस्टॉलमेंट मतलब रिप्लेसमेंट है साइकिल, उसके लिए इंडिया ने $22 मिलियन जो कंट्रीब्यूशन की है। इसमें हम जानेंगे पहले कि ग्लोबल फंड जो है टू फाइट्स एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, जिसको कहा गया है GFTAM। ये भी आप याद रखें, यहाँ पर T से टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस, A से एड्स है और M से मलेरिया है, तो वो आप इसमें और कोई डिजीज़ से कंफ्यूज ना हो जाए। ये इंटरनेशनल फिनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है जो यूनिक है, वो यूनिक पार्टनरशिप करता है बिटवीन गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के बीच में। ये इसको क्रिएट किया गया था टू रेज, मैनेज एंड डिसबर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग टू फाइट 3 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डिवास्टिंग डिजीज, एड्स, टीबी एंड मलेरिया। जो एड्स, टीबी और मलेरिया है, ये वर्ल्ड की मोस्ट डिवास्टेटिंग डिजीज़ है। इसको एलिमिनेट करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन बनाया गया था। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो मैनेज करता है इसका फंड्स और रेज भी करता है फंड्स, बहुत सारे अमाउंट देते हैं ये जब इस डिजीज़ से लड़ने के लिए। एंड टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टू एरियाज ऑफ ग्रेटेस्ट नीड, और ये डायरेक्ट भी करते हैं जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ये रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये रजिस्टर्ड है एज ए नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन इन स्विट्ज़रलैंड, ये याद रखिएगा, ये रजिस्टर्ड एज ए नॉन प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट की ये नहीं, मेन इनके फिलैंथ्रोपिक मतलब काम करते हैं। तो ये नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है स्विट्ज़रलैंड में, अब मेंटेन सीट से सेक्रेटरीट इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ये इसके सेक्रेटरीट मेंटेनेंस है। वर्ल्ड बैंक है इसके ट्रस्टी है। अब हम जानेंगे फंडिंग कम से ही से फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग जानेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूशन आप पढ़े तो याद रखिए कि इसकी फंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये ध्यान रखें आप, तो आपको इजी मेमोराइज हो जाएगा। इसकी फंडिंग आपके ग्लोबल फंड का वॉलेंट्री फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल सेक्टर से, मतलब इसमें वॉलेंटियर फिनेंशियल कंट्रीब्यूशन आते हैं अलग अलग सेक्टर से, जैसे जिसमें गवर्नमेंट हो सके, प्राइवेट सेक्टर हो सके, सोशल इंटरप्राइजेज, इंडिविजुअल्स। ये देखिए थोड़ा लेक्चर ये बड़ा होगा, लेकिन आप ये घबराइए नहीं, क्योंकि पेशेंस रखिएगा तभी ये पूरा टोटल आप कंप्लीट कर पाइएगा। तो मैं आज ही बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में ही टोटल बताऊंगी, फिर मैं दूसरे डिजीज़ के बारे में अगले सीरीज में बताऊंगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपके हैं अदर बैक्टीरियल डिजीज़। अदर बैक्टीरियल डिजीज़ में हम आते हैं ग्लैंडर्स। ग्लैंडर्स क्या है, इसी न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी हैज़ रिलीज द नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ ग्लैंडर्स। मतलब इसमें जो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री की जो मिनिस्ट्री है, जो अभी हाल फिलहाल में ही आपके एक मिनिस्ट्री बनी थी रिसेंट में, उन्होंने रिलीज़ किया नेशनल एक्शन प्लान। ये मतलब प्लान बना रहे हैं कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे, रिडेक्ट करेंगे ग्लैंडर्स। अब हम जानेंगे कि ग्लैंडर्स क्या है। ग्लैंडर एक कॉन्टीजियस एंड फैटल डिजीज़ है इक्विन्स की। मतलब इक्विन्स में इंक्लूड होता है हॉर्स, डंकी एंड म्यूल्स। मतलब हॉर्स, डंकी और म्यूल्स में ये डिजीज़ पाए जाते हैं। ह्यूमन ये डिजीज़ ह्यूमन को भी हो सकता है। ये काउज किया जाता है बाई बैक्टीरिया बुरखोल्डेरिया मेली। नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर डिसीज़। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो आपको ये ग्लैंडर मतलब ये आपको मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सा डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। इसलिए अलग अलग करके ही बताया जा रहा है कि बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आप इसके है सैल्मोनेला। सैल्मोनेला क्या है, रिसेंटली यूएसए ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे एफडीए कहते हैं, हैज़ फाउंड सैल्मोनेला बैक्टीरिया कंटामिनेशन इन एमडीएच प्रोडक्ट। जो एमडीएच प्रोडक्ट है जो हम लोग खाते हैं, मसाले जो है एमडीएच का, तो उसमें बताया गया कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया उसमें पाया जा रहा है। सैल्मोनेला बैक्टीरिया में और क्या है, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो काउज करता है फूडबॉर्न इलनेस, जिसको सैल्मोनेलेज कहते हैं, जो अफेक्ट करता है आपको इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को। मतलब जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसको वो अफेक्ट करता है। इस WHO ने आइडेंटिफाई किया सैल्मोनेला एज वन ऑफ द की ग्लोबल काउजेज ऑफ डायरियल डिजीज़। ये डायरियल डिजीज़ के एक ये काउज है सैल्मोनेला। अब आते हैं आपके, इसमें क्या है, कंज्यूमर ऑफ कॉन्टिमिनेट क्यों होता है, कंजम्पशन ऑफ कॉन्टिमिनेटेड फूड, एनिमल ऑरिजिन, मेनली एग, मीट, पोल्ट्री एंड मिल्क एंड अदर इंक्लूडेड ग्रीन वेजिटेबल, कॉन्टेमिनेटेड मैन्यूर हैव बीन इम्प्लॉयड इन दिस ट्रांसमिशन। इसमें पर्सन टू पर्सन कैन ऑल्सो अकर, मतलब पर्सन टू पर्सन ये ट्रांसमिशन हो सकता है थ्रू फीकल ओरल रूट के द्वारा। अब हम मूव करते हैं अदर डिजीज़ में। अदर डिजीज़ में पहला आपका रेयर डिजीज़। रेयर डिजीज़ के बारे में हम चलेंगे। इसमें पहला है आपके कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली रिलीज ड्राफ्ट नोटिस पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़। रेयर डिजीज़ के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया है। हम इसमें जानेंगे कि रेयर डिजीज़ के बारे में क्या है। रेयर डिजीज़ में क्या है, ये हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रिवेलेंस अफेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एज कम्पेयर टू अदर प्रिवेलेंट डिजीज़ इन द जनरल पॉपुलेशन। मतलब जनरल पॉपुलेशन में कोई भी डिजीज़ होता है तो उसके कंपेयर में ये डिजीज़ बहुत ही कम लोगों को होता है। तो इसमें है क्या कि इसकी प्रिवेलेंस मतलब बहुत से ही स्मॉल पॉपुलेशन में ये होता है, इसलिए इसको रेयर डिजीज़ कहते हैं। WHO ने रेयर डिजीज़ को डिफाइन कर दिया है, डिबैलिटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीज़ और डिसऑर्डर कंडीशन विद अ प्रिवेलेंस ऑफ 1 और लेस पर 1000 पर्सन। मतलब 1000 पर्सन में यदि एक या उससे भी कम लोगों को हो तो उसको हम रेयर डिजीज़ कहेंगे। रेयर डिजीज़ से आप ये वर्ड से ही जानेंगे कि ये बहुत कम लोगों को होता है, तो इसी की वजह से इसका नेम रेयर डिजीज़ लगा। आप ये याद रखेंगे, कभी एग्जाम में पूछा जाए रेयर डिजीज़ डिफिनेशन में तो ये 1000 पर्सन की जगह पे एग्जाम में पूछा सकता है 100%। तो ये आप देंगे कि ये कंपेयर किया जा रहा है 1000 पर्सन में, ना कि 100% में। फिर इस डिजीज़ को हम ऑर्फन डिजीज़ कहते हैं, मतलब अनाथ डिजीज़। ये दिस डिजीज़ आर नोन एज ऑर्फन डिजीज़ एज द मार्केट फॉर इट्स ड्रग डेवलपमेंट इज़ नॉट इकोनॉमिकली वाइबल। मतलब कोई भी कंपनी इसके लिए ड्रग बना लेती है तो इसके लिए जो मार्केट वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होती, क्योंकि इससे अफेक्ट करने वाले लोग ही, इससे जो अफेक्टेड है वो पर्सन वो बहुत कम है, तो इसलिए ऑर्फन डिजीज़ भी कहते हैं। ये इंक्लूड है जिसमें जेनेटिक डिजीज़ होता है, रेयर कैंसर्स, इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ एंड डिजेनरेटिव डिजीज़। आपको रेयर डिजीज़ से याद है कि इसी में कि याद इरफान खान को रेयर ही डिजीज़ हुआ था। रेयर उसमें कैंसर जो कैंसर हुआ था वो रेयर में आता है, तो वो रेयर डिजीज़ है। रेयर कैंसर उसी का एक सब टाइप है। इन्फेक्शियस ट्रॉपिकल डिजीज़ एंड डिजेनरेटिव डिजीज़ भी आएंगे। 80% ऑफ रेयर डिजीज़ वो जेनेटिक के इन ऑरिजिन, जो जेनेटिक इन ऑरिजिन मतलब 80% जो डिजीज़ होते हैं वो रेयर
वो डीजेनरेटिव हो, रेयर डिजीज़ में जेनेटिक में होते हैं। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 80% जो डिजीज़ होते हैं वो जेनेटिक होता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन को इम्पैक्ट करते हैं। Despite being less prevalent and individually rare, collectively they affect between 6 to 8% of total population in any country। मतलब ये इतना कम होने के बावजूद भी किसी भी कंट्री में 6 to 8% लोगों को ये अफेक्ट करते हैं। अब हम जानेंगे कि इंडिया का सिनारियो क्या है। इन इंडिया में अबाउट 95% ऑफ रेयर डिजीज़ हैव नो अप्रूव ट्रीटमेंट। मतलब 95% रेयर डिजीज़ जिसको हो जाता है उसकी कोई अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेस देन 1 in 10 पेशेंट रिसीव्स डिजीज़ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। मतलब जिसे रेयर डिजीज़ हुआ है तो उस 10 में से एक ही को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिल पाता है। द मोस्ट कॉमन रेयर डिजीज़ इंक्लूड है जिसमें है हेमोफीलिया, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी इन चिल्ड्रेन, ऑटो इम्यून डिजीज़। ये आपके रेयर डिजीज़ के एग्जाम्पल हो गया। हमेशा याद रखिए कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा है, तो ये रेयर डिजीज़ के में आते हैं। अब साइलेंट फीचर ऑफ ड्राफ्ट पॉलिसी। ड्राफ्ट पॉलिसी की साइलेंट फीचर क्या है, इसमें क्या है, ये लिस्ट करते हैं वो जो मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है 450 डिजीज़ आर एज रेयर बट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड रोड मैप ऑन ट्रीटमेंट। मतलब इन्होंने डिटेल्ड रोड मैप नहीं दिया, लेकिन 450 डिजीज़ है वो रेयर डिजीज़ के बारे में बताया है। ये 3 कैटेगरीज ऑफ रेयर डिजीज़ को ये 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहला इसमें कैटेगरी आपके है क्या है, जो डिजीज़ है, ये रेयर डिजीज़ आपकी, हाँ, जो डिजीज़ है वो रिक्वायरिंग 1 टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। मतलब ऐसा रेयर डिजीज़ जिसको 1 टाइम ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, तो वो आपकी पहला उसमें कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी क्या है, डिजीज़ जिसको ज़रूरत है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, जिसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो लेकिन कॉस्ट उसकी लो हो, वो दूसरा कैटेगरी में है। तीसरी कैटेगरी में क्या है, डिजीज़ दैट रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एंड कॉस्ट इज हाई, जिसमें आपको लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलना है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो। इसके अंदर प्रोविज़न किया गया है स्टैंडर्डाइजेशन एंड मॉनिटरिंग। इसमें क्या करेगी, नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिजीज़। रेयर डिजीज़ के लिए एक नेशनल रजिस्ट्री बनेगी, क्रिएट होगा ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में, ICMR में, विच विल हेल्प टू अराइव एट डिफिनेशन ऑफ रेयर डिजीज़ बेस्ट सूटेड टू इंडिया। इंडिया में किसको बेस्ट के लिए रेयर डिजीज़ बनाएंगे तो उसको लेकर ये क्रिएट करेंगे, उनकी डिफिनेशन ये बनाएंगे ICMR। फिर इसमें दूसरा प्रोविज़न आपके है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा ट्रीटमेंट के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट टू पेशेंट ऑफ रेयर डिजीज़ लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। याद रखेंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है मतलब BPL के अंदर है, उसके ये सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और ये अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ गवर्नमेंट की जो अम्ब्रेला स्कीम है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर ही है। इट विल फंड 1 टाइम ट्रीटमेंट कॉस्ट टू ट्यून ऑफ 15 लाख। मतलब ये 1 टाइम ट्रीटमेंट यदि है किसी का रेयर डिजीज़ का तो उसको वो 15 लाख देंगे फॉर सर्टेन ट्रीटेबल रेयर डिजीज़ के लिए फॉर पेशेंट अंडर इट्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है आयुष्मान भारत जो है गवर्नमेंट का, ये आयुष्मान भारत भी बहुत ब्रॉड कवर करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसे कहते हैं वो कवर करता है आपके 40% ऑफ द पॉपुलेशन। एक ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ही कह सकते हैं स्कीम है जो 40% ऑफ पॉपुलेशन को कवर करता है, वो भी हेल्थ सेक्टर में। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि शेयरिंग जो होगा स्टेट और सेंटर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। और कैटेगरी 3 जो पेशेंट है, जो अभी हमने कैटेगरी बताए थे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो कैटेगरी 3 के पेशेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सेंटर स्टेट, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दिया गया है। इसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या है, गवर्नमेंट प्लान करती है टू नोटिफाई द सर्टेन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज़। मतलब गवर्नमेंट ये भी प्रोग्राम कर रही है कि रेयर डिजीज़ के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। जैसे आप और अलग अलग सेक्टर में देखते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, उसमें एक अलग मतलब हर फील्ड के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है। जैसे उसे प्राइमिंग मतलब आप यूँ कह सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसी को चीज़ को दिखाने के लिए कि एक्सीलेंस उसमें सबसे ज़्यादा हो, तो उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेयर डिजीज़ के लिए भी बनाया गया। गवर्नमेंट प्लान कर रही है, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई करेगी। और इसमें है कंस्टिट्यूटिंग एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेटिव कमिटी। सबसे ज़्यादा आपको पता है कि इंटर मिनिस्ट्रियल में यदि कम्युनिकेशन हो, कंसल्टिंग करना हो तो वो कितना डिफिकल्ट है, तो इसके लिए गवर्नमेंट इस फैक्टर को जानती, इसलिए कंस्टिट्यूट कर रही है एक कमेटी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेटिव कमेटी होगी नेशनल लेवल पे, कोऑर्डिनेट एंड ओवरसीज एक्टिविटी ऑन रेयर डिजीज।
दूसरा है कंसिडरिंग अ रेयर डिजीज सेल बनेंगे विद इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर और ICMR एंड DOP इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में। फंडिंग फ्रेमवर्क क्या होगा इनका? फंडिंग एक कॉर्पस फंड क्रिएट किया जाएगा सेंट्रल स्टेट लेवल पे फॉर रेयर डिजीज के लिए। ये रिकमेंड करेगी क्राउड फंडिंग एज अ सोर्स ऑफ टू फंड ट्रीटमेंट फॉर रेयर डिजीज एंड एडवाइजेस हॉस्पिटल टू रिपोर्ट सच केसेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म टू गैदर फंड्स। मतलब इसमें जो हॉस्पिटल होंगे तो उसको भी बताइए कि इस तरह के आपके केसेस आते हैं तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप वो रिपोर्ट दें ताकि उसके लिए फंड जुटा सकें। अवेयरनेस जनरेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा कम है। डेवलपिंग मटेरियल फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस इन जनरल पब्लिक, पेशेंट एंड देयर फैमिली एंड फॉर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड्स से। अब आते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ आपने ये स्कूल में पढ़ा होगा। इसमें क्या है? दे आर ग्रुप ऑफ अबाउट 50 रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें ग्रुप ऑफ 50 रेयर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन लाइसोसोमल फंक्शन। लाइसोसोमल फंक्शन में डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये आपके इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं। लाइसोसोम्स ये क्या करता है? ये आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। सेल का वेस्ट को डिस्पोज करने का सिस्टम एक काइंड है। दे हेल्प टू क्लीन द सेल। ये सेल को साफ करने में मदद करती है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट द सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स को वर्न आउट कर देती है, मतलब यदि कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसको उसे डाइजेस्ट कर कर सेल को ये क्लीन करती है। हेंस दे आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल, इसलिए इनको सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब आते हैं इसमें दूसरे आपके रेयर डिजीज में है लिम्फेटिक फिलरेसिस। आप ये लिम्फेटिक फिलरेसिस से वर्ड आप ये समझेंगे कि ये वर्ड क्या होता है और ये न्यूज़ में क्यों है। इस न्यूज़ में है कि रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनॉग्रेटेड नेशनल सिम्पोजियम ऑन द थीम यूनाइटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरेसिस एंड साइन द कॉल टू एक्शन टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरेसिस बाय 2021। लिम्फेटिक फिलरेसिस को एलिमिनेट करने के लिए कॉल टू एक्शन बाय 2021 इसमें नेशनल सिम्पोजियम है वो बनाया गया। तो इसमें क्या है? इनागुरेट किया है अभी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसमें पहला आपका है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, जिसको NTDs कहते हैं, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। इसमें क्या होता है? ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ है दैट प्रिवेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज इन 149 कंट्रीज। मतलब नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। ट्रॉपिकल यहाँ वर्ड यूज़ किया, इससे पता चलता है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री में ही पाया जाता है, 149 कंट्रीज़ में होता है। दे आर नेग्लेक्टेड। इसे नेग्लेक्टेड क्यों कहते हैं? क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है वो एफर्ट कम लगाते हैं क्योंकि इनके लिमिटेड ज्योग्राफिकल इंसिडेंट से स्मॉल मार्केट साइज ऑफ प्रोडक्ट डिसीज। मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी को कोई फ़ायदा ही नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं कह सकते, मतलब कम फ़ायदा होता है क्योंकि इसके लिए ज्योग्राफिकल जो एरिया है वो भी कम है और मार्केट साइज़ भी कम है, इसलिए इनका नाम ट्रॉपिकल के आगे नेग्लेक्टेड लगाया गया। आप ये 2-3 वर्ड को आप जब समझेंगे वर्ड बाय वर्ड तो आपको इजी मतलब मेमोराइज़ करने में भी इजी होगा और ये अब आपको दिमाग में मतलब रोट लर्निंग की तरह नहीं होगा। अब नेग्लेक्टेड है क्योंकि इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज़्यादा मतलब ड्रग्स नहीं बनाती क्योंकि उनके यहाँ ज्योग्राफिकल एरियाज तक बहुत कम है, मार्केट साइज़ भी कम है। ये ट्रॉपिकल एरिया कंट्री में होता है, इसलिए इसमें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ बोला गया, NTDs। ये दे अफेक्ट मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन। ये 1 बिलियन पॉपुलेशन से ज़्यादा अफेक्ट करती है और इकोनॉमीज़ ये डॉलर में मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर इकोनॉमी हर साल खर्च होते हैं। पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी विदाउट एडिक्वेट सैनिटेशन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्शियस वेक्टर एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइव स्टॉक आर द वर्स्ट इफेक्टेड। ये जो पॉवर्टी में रहते हैं, एडिक्वेट जिसका सैनिटेशन अच्छे नहीं हो, कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड वेक्टर में वो ज़्यादा प्रोन है आपके इस डिजीज़ के लिए। इंडियन गवर्नमेंट प्लेस ने लिया है कि डिजीज लिम्फेटिक फिलरेसिस है जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं। आप ये हिंदी वर्ड समझेंगे तो आपको इजी याद होगा कि लिम्फेटिक फिलरेसिस में हाथी पाँव कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब ये आपको होता है तो इसमें आपके पैर एकदम हाथी की तरह बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, तो इसलिए हाथी पाँव इनका नाम किया है। वाइसल लेशमेनिया जिसे काला आजार कहते हैं आर एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। इसे एलिमिनेटेड के लिए प्लेस लिया कि हम ये ख़त्म करके ही मानेंगे।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है कि इफेक्टिव फ्रेमवर्क है फॉर सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ एनडीटी, नेशनल ट्रॉपिकल डिजीज़। आप ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, आप ये जानेंगे कि लिम्फेटिक फिलेरिसिस है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, याद रखिएगा। काला आजार भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है। लिम्फेटिक, अब हम जानेंगे कि लिम्फेटिक फिलेरिसिस क्या होता है। इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, मतलब आपके एलिफेंट की तरह मोटे पैर हो जाते हैं। इज ए ग्लोबली कंसिडर एज ए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। ये पैरासाइट से होता है, ये पैरासाइटिक डिजीज़ है। मैंने आपसे इससे पहले वायरल डिजीज़ के बारे में बात किया था, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में। ये पैरासाइटिक डिजीज़ है जो काउज बाय माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक फिलारिले वर्म्स। फिलारिले वर्म्स के में थ्रेड लाइक एक फिलर वर्म्स होता है जिसके जगह कि ये काउज होता है। ये देयर 3 टाइप्स ऑफ, इस तरह के 3 टाइप हो जो थ्रेड लाइक फिलेरिसिस वर्म है, ऑफ विच वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, इसमें जो विचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 90 ऑफ द केसेस, मतलब 90% ऑफ द केसेस में जो है तो वो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी रिस्पॉन्सिबल है। अब इन्फेक्शन अकर व्हेन फिलेरिसिस पैरासाइट आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू मॉस्किटो सच एज क्यूलेक्स, एनोफिल्स एंड एडीज। जब ये मॉस्किटो आपको काटते हैं तो इसमें ये ट्रांसमिट करते हैं टू ह्यूमन्स को ट्रांसमिट करते हैं। इन्फेक्शन इज यूजुअली अकर इन चाइल्डहुड काउजिंग हिडन डैमेज टू लिम्फेटिक सिस्टम। जो हमारी बॉडी की जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसको ये डैमेज करता है, ये इम्पेयर्स करता है लिम्फेटिक सेल को एंड कैन लीड टू एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। आपकी इम्पेयर कर देता है लिम्फेटिक सेल को और उसे क्या करता है लिम्फेटिक सिस्टम को, और एबनॉर्मल इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को ये बढ़ा देता है, जिससे आपको पेन, इससे डिसेबिलिटी होता है और सोशल स्टिग्मा लगता है। सोशल स्टिग्मा इसमें ज़्यादा है क्योंकि आपके जैसे ही पैर फूलते हैं लोगों को ये पता चलता है। सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं पेशेंट को। अब इसमें रिपीटेड 10 पीपल फॉर लॉन्ग टाइम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वे डिजीज इज कॉमन आर द ग्रेट, मतलब यहाँ ये बता रहे हैं कि जहाँ इन्फेक्शन है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, वहाँ के जो लोग रहते हैं तो उससे ज़्यादा ही रिस्क पे वो रहते हैं, उन्हें होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप इतना डिटेल में इस टॉपिक को जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लिम्फेटिक फिलेरिसिस एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जिसमें आपके पैर फूल जाते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम को आपको ये अफेक्ट करता है, आपको ये जानना चाहिए। इसमें एक डायग्राम बनाए, जो आप ये डायग्राम देखें तो इसमें बता रहे हैं सिस्टम कैसे मॉस्किटो से स्टेज से आपके ह्यूमन स्टेज में ये कैसे डेवलप होता है, वो सिस्टम आपको ये फिगर इलिस्ट्रेट कर रहा है। लिम्फेटिक फिलेरिसिस इन इंडिया में क्या है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ चैलेंज है दैट इंडिया फेसेस टुडे, जो इंडिया फेस कर रही है। 650 मिलियन इंडियन अक्रॉस 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर द रिस्क ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस, मतलब ये हमारे देश में 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी वो रिस्क पे है लिम्फेटिक फिलेरिसिस के। अब इसमें एक्टिव ट्रांसमिशन परसिस्टेंट इन 160 डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ एक्टिव ट्रांसमिशन होने की ज़्यादा है। स्टेप क्या हमने इंडिया ने स्टेप मतलब हम लोगों ने स्टेप क्या क्या लिया है तो वो देखेंगे। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया में टू अडॉप्ट अ ड्रग रेजिम टू प्रिवेंट लिम्फेटिक फिलेरिसिस, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जिसने ड्रग रेजिम बनाया है, अडॉप्ट किया है टू प्रिवेंट लिम्फेटिक फिलेरिसिस। 2014 इंडिया हैज़ अडॉप्टेड अ ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी, इंडिया ने 2004 में अडॉप्ट किया था ट्विन पिलर स्ट्रैटेजी। उसमें क्या है, प्रिवेंट थ्रू मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटीफिलरियल ड्रग्स DEC एंड एल्बेंडोजल एंड प्रोवाइडिंग मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन MMDP सर्विसेज टू दोज अफेक्टेड बाय द डिजीज, मतलब जिसे डिजीज़ हो गया है तो उसे ये सर्विसेज से MMDP सर्विसेज दिया जाएगा। आप ये सब टोटल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया पहला कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में जिसने अडॉप्ट किया है ड्रग रेजिम प्रिवेंट करने के लिए लिम्फेटिक फिलेरिसिस, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट लॉन्च किया ना एक्सेलरेटेड प्लान फॉर इम्यूनेशन ऑफ लिम्फेटिक फिलेरिसिस APELF इन 2015 में, and as a part of intensifying effort toward the elimination later rolled out IDA triple drug therapy, ये triple drug therapy IDR ivermectin, diethyl carbamazine and albendazole IDA ट्रीटमेंट इन अ फेज मैनर, ये आपके डिजीज मेडिसिन का नाम है, ये मेडिसिन के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पढ़ना IDA डिजीज लिम्फेटिक सेल में फेज मैनर पे ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं ये ओवरऑल आपको ये बता दूँ ताकि आपके दिमाग में ये थोड़ा स्ट्राइक करे कि एग्ज़ाम में कभी ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा नया स्टेटमेंट आए तो आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये पढ़ा हुआ है और इस तरह का स्टेटमेंट था कुछ।
इंडिया इज सेट टू स्केल अप द यूज़ ऑफ ट्रिपल ड्रग थेरेपी। ट्रिपल ड्रग थेरेपी मतलब ये इसमें बता रहा है जो ट्रिपल ड्रग थेरेपी इसे है, इसमें मतलब 3 तरह के ड्रग थेरेपी दिया जा रहा है, जिसको हमने यहाँ पर बताया है कि आइवेमैक्टिन, डाइथाइल कार्बेंडज़ोल एंड एल्बेंडोज फेज मैनर में दिया जा रहा है। इज यूज टू स्केल अप द यूज़ ऑफ ट्रिपल ड्रग थेरेपी IDP इन फेज मैनर फ्रॉम नवंबर 2019 सेट एंड वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर पार्टनर टू इंश्योर हाई लेवल ऑफ कंप्लायंस टू दोज ड्रग्स बाय द कम्युनिटी लिविंग इन एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट। मतलब एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रह रहे हैं तो उसमें इस IDA मतलब ट्रिपल ड्रग थेरेपी कैसे दी जाए तो वो उसमें बात कर रहे हैं। अब WHO का रिकमेंडेशन क्या है, वो रिकमेंडेशन जानेंगे। देखिए WHO का रिकमेंडेशन क्या है। तो WHO का रिकमेंडेशन है लिम्फेटिक फ्लेसिस डिक्लेयर बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी आफ्टर द मेंटल इलनेस। मतलब मेंटल इलनेस जो आपका लाइफ लॉन्ग डिजीज है जो आपको डिसेबिलिटी करते हैं उसमें सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ है, ये सेकंड मोस्ट है। पहला मेंटल इलनेस की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यदि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है तो वो आपके है काउज करता है लिम्फेटिक फ्लेसिस, जिसे FL कहते हैं। WHO लॉन्च इज ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेसिस इन 2000 में ही गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये डिटेल इतना काफ़ी आपके लिए, इतना बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आपके है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन TCV। याद रखिए टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन आपके नेम से पता चल रहा है, ये न्यूज़ में क्यों है ये हम जानेंगे। Pakistan became the first country in the world to introduce World Health Organization recommended typhoid conjugate vaccine TCV। मतलब पाकिस्तान वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री बन गया है जो इंट्रोड्यूस किया है, जो WHO ने रिकमेंड किया था टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। न्यूज़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे क्या है इसमें। इन देयर पाकिस्तान इंट्रोड्यूस TCV कॉल्ड टाइप बर्ड TCV इन इस नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट XDR टाइफाइड आउटब्रेक। मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट जो टाइफाइड होते हैं उसमें ये प्रोग्राम जो नेशनल प्रोग्राम है उसमें इंट्रोड्यूस की है, मतलब पाकिस्तान इंट्रोड्यूस किया है TCV। उनका एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो TB के टाइफाइड के खिलाफ है, तो उसमें ये इंट्रोड्यूस किए हैं। ये क्या है टाइप बार TCV क्या है, बिंग इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन पाकिस्तान विद फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव गावी। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव से ये फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है इसे TCV एडमिनिस्ट्रेटर करने में। टाइप बार TCV मैन्युफैक्चर, ये जो आपका टाइफाइड का TCV है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन है, ये मैन्युफैक्चर किया है इंडिया बेस्ड कंपनी है कि जो भारत बायोटेक, इसने ये मैन्युफैक्चरिंग की है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कंजुगेट वैक्सीन है जो क्वालिफाइड किया गया, प्री क्वालिफाइड बाय द WHO। अब हम जानेंगे जो फंडिंग पाकिस्तान को जो मिल रहे हैं इसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव वो क्या है। तो गावी इज़ ए ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप है और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब हेल्थ पार्टनरशिप है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। इनका जो इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल का प्रोग्राम है उसे डेडिकेटेड है। आइए याद रखिएगा ये पब्लिक और हेल्थ सेक्टर ये पार्टनरशिप है, सिर्फ ये पब्लिक सेक्टर पार्टनरशिप भी नहीं है और ना प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें है हेल्थ पार्टनरशिप और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये इन्हें बैक्ड किया गया बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी है, WHO भी है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, जो अरेंज करते हैं बल्क बाइज टू लोअर वैक्सीन कॉस्ट फॉर पुअर कंट्रीज़ के लिए। अब हम कंजुगेट वैक्सीन के बारे में चलते हैं कि कंजुगेट वैक्सीन क्या है। Vaccines are used to prevent disease by invoking an immune response to an antigen, the foreign part of the bacteria or virus that the immune system recognizes। वैक्सीन क्या करता है हमारी बॉडी में, क्या करता है इन्वोक करता है। जैसे वैक्सीन हमारी बॉडी में दी जाती है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको भी इन्वोक करता है कि यदि कोई एंटीजन आपके पास इस तरह का आए तो आप रिस्पॉन्स करो। इसमें यूजुअली क्या होता है एटेन्यूएटेड या डेड वर्जन डालते हैं। आपको हमने ये बताया था वायरल डिजीज़ में ओरल पोलियो वैक्सीन में, जिसमें आपको लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन देते हैं वायरस का, और एक था आपका इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन जिसमें आपको डेट दिया जाता था, फॉर्मेलिन की हेल्प से हमको वायरस को किल करके देते थे, जो हमने लेक्चर में कवर किया था। तो वो आप इस तरह के दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम इससे ताकि ये हो कि आपके इम्यून सिस्टम एंटीजन को मतलब कभी लाइफ में बाद में जब एंटीजन इस तरह के आए तो आपके इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज कर दे। मैनी वैक्सीन कंटेन अ सिंगल एंटीजन दैट बॉडी विल रिकॉग्नाइज। जनरली क्या होता है वैक्सीन में सिंगल एंटीजन देता है ताकि बॉडी इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर दे। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है तो वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उससे क्या कहते हैं वो इतना वीक एंटीजन जो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, तो हम उसको क्या कहते हैं एक स्ट्रांग। सो वैक्सीनेशन अगेंस्ट दिस वीक एंटीजन वुड नॉट प्रोटेक्टेड द लेटर इन द लाइफ। तो हम इसमें
करते क्या है कि हम कंजुगेटिव वैक्सीन कंबाइन क्या करता है, ये वीक एंटीजन को स्ट्रॉन्ग एंटीजन के साथ कंबाइन कर देता है, ताकि आपकी बॉडी में एज अ करियर सो दैट इम्यून सिस्टम हैज़ ए स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स टू द वीक एंटीजन, ताकि आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करे और रिस्पॉन्स कर दे वो वीक एंटीजन को। इसी को कॉन्जुगेट वैक्सीन आप इसमें समझे कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो आपके एंटीजन जो है वो स्ट्रांग नहीं होते, तो हम उसमें क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एंटीजन मिला के आपकी बॉडी में देते हैं, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम इसको वीक एंटीजन को वो रिस्पॉन्ड कर सके। अब निमोनिया क्या है? निमोनिया क्या है? इज़ अ लंग इन्फेक्शन दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली काउज बाय द वायरस और बैक्टीरिया, जो ज़्यादातर ये वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये इन्फेक्शन जनरली स्प्रेड होता है डायरेक्ट कंटेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपके कॉन्टेक्ट आने में ये निमोनिया आपको होती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था सांस आप याद रखिएगा, कभी कभी सिर्फ दे देगा सांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो आपको याद रखना है सांस निमोनिया से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है आपके सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया। निमोनिया में यहाँ कहीं भी पी वर्ड यूज़ नहीं है, आप ये देखेंगे सांस में पी वर्ड यूज़ नहीं किया है, तो आपको ऐसे लगेगा कि निमोनिया तो हो ही नहीं सकता और आपने ऑप्शंस पहले ही एलिमिनेट कर ली, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि यहाँ न्यूट्रलाइज निमोनिया दिया है इट्स सक्सेसफुली, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया और सक्सेसफुली, जो आपके लास्ट एस है वो सक्सेसफुली के लिए यूज़ किया गया है और एन जो है वो न्यूट्रलाइज निमोनिया के लिए यूज़ किया गया। इसका एम क्या है? टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी ड्यू टू निमोनिया, जो निमोनिया की वजह से चाइल्ड मॉर्टेलिटी होती है उसको कम करना है। तो मोबिलाइज पीपल टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम निमोनिया से होने से बचाना है। हेल्थ पर्सनल को ट्रेन करना है और अदर स्टेक होल्डर को, ताकि ट्रीटमेंट को डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकें। अंडर ए कैंपेन में चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम निमोनिया कैन बी ट्रीटेड विथ प्री रेफरल डोज ऑफ एंटीबायोटिक एमॉक्सिन बाय द आशा वर्कर। कैंपेन के अंदर ये बताया कि निमोनिया से यदि बच्चे निमोनिया है तो उसे आप ट्रीट कर सकते हैं, आशा वर्कर उसे एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिन दे सकती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को कैन यूज पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस टू आइडेंटिफाई लो ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड ऑफ द चाइल्ड एंड इफ रिक्वायर्ड ट्रीट हिम बाय यूज ऑफ द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। अब ये नेक्स्ट आप शायद आप बोर ना हुए होंगे, थोड़ा आप और पेशेंट रखिए, आज मैं ये इसके पूरा कंप्लीट कर लूँ, फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक में दूसरी टॉपिक में डील करूँगी। मलेरिया, अब चलते हैं मलेरिया। मलेरिया क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइटिक की वजह से काउज होता है। पैरासाइट आर द स्प्रेड टू द पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो द्वारा होता है, जिसे हम मलेरिया वेक्टर भी कहते हैं। इसमें रिसेंटली क्या हुआ, अल्जेरिया और अर्जेंटीना वो हैव बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द WHO एज ए मलेरिया फ्री कंट्री, मतलब अल्जेरिया एंड अर्जेंटीना ये मलेरिया फ्री कंट्री रिकॉग्नाइज हुआ है। आप ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस साइंस एंड टेक में कोई मतलब ना आकर कभी यूपीएससी आपके अल्जेरिया और अर्जेंटीना का लोकेशन पूछ सकती है, मतलब मैप वर्क में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकती है। जब कभी हम सोचते हैं कि मैप वर्क में ये कंट्री का नाम मतलब क्यों दिया गया, ये तो न्यूज़ में नहीं था, ये न्यूज़ में आपके दूसरे सेक्टर में होता है, जैसे यहाँ साइंस एंड टेक में ये न्यूज़ में है कि ये मलेरिया फ्री कंट्री है, लेकिन ये आपके मैप वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो हमेशा आप जब भी पढ़ें तो वो आप दूसरे सेक्टर से रिलेट कर सकें कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम किया जा सकता है, ताकि आपको ये इजी कवर भी हो जाए मैप वर्क, और आपको ये याद करके अभी साइंस एंड टेक में पढ़ रहे तो आपको ये याद भी हो जाते हैं। तो आप इस तरह का ध्यान रखें। इसमें फिर हम चलते हैं मालदीव और श्रीलंका ने अचीव किया था कहते स्टेटस ही मलेरिया फ्री इन 2015 में ही अचीव कर लिया था मालदीव एंड श्रीलंका। ये काफ़ी न्यूज़ में था उस समय, हम लोग को पता है। E20 इनिशिएटिव में इसमें क्या WHO इज़ वर्किंग विद डिफरेंट कंट्रीज एंड अदर पार्टनर्स ऑन द E20 इनिशिएटिव टू एलिमिनेट मलेरिया इन दीज कंट्री बाय 2020 तक मलेरिया को ख़त्म करने की गवर्नमेंट की प्रोग्राम है E20 इनिशिएटिव। तो याद करेंगे E20 इनिशिएटिव क्या है, तो मलेरिया से रिलेटेड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2030। 2030 का जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी मलेरिया को एंड करने का, वो एक पार्ट है उसका इनिशिएटिव। आप ये याद हमेशा अलग अलग करके रखें कि E20 पार्ट है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया 2016 टू 2020, इंडोर्स किया गया है WHO, विच एम टू ड्रामेटिकली लोअर द ग्लोबल मलेरिया बर्डन ओवर दिस 15 ईयर। मतलब ये 15 साल में
जो मलेरिया का बर्डन है उसको कम करने के लिए इनका ये टारगेट है। वो उनके सबसे ड्रास्टिकली लोअर द ग्लोबल मलेरिया बर्डन को सबसे कम करने के लिए इनका टारगेट है ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी फॉर मलेरिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आए। आज हम लोग यहीं पर इसको छोड़ते हैं। अगले जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसमें लाइव स्टॉक एंड एवियन की डिजीज़। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन डिजीज़ के बारे में टोटल पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लाइव स्टॉक एंड एवियन डिजीज़, मतलब जो जानवर में जो डिजीज़ पाए जाते हैं और एवियन जो उड़ने वाले पक्षी में पाए जाते हैं वो डिजीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको कोई भी कमेंट या कुछ भी आपको बताना हो कि मेरे पढ़ाने वाले स्टाइल में क्या कमी है, क्या सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।